हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने ये देखा था जब हम एसिड को डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे कि बेस के साथ, मेटल के साथ, है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो हम एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। तो हमें आज यहां से करना है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड बेस। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला है एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी। एक्टिविटी 2.1 क्या है? कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सारे इनके फॉर्मूले, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, इतने सारे केमिकल्स आपको गिवन हैं। क्या कह रहे हैं? Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of indicators shown in table 2.1. What change in the color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? Okay, tabulate your observations in table 2.1. आपको इतने सारे केमिकल दिए हुए हैं, आपको ये बताना है अगर इन केमिकल्स को हम क्या करेंगे, रेड लिटमस में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ब्लू लिटमस में क्या चेंज मिलेगा, फिनोल्फथलीन में इसको अगर फिनोल्फथलीन हमने ऐड किया इन सॉल्यूशंस में जो आपको गिवन है तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, या फिर मिथाइल ऑरेंज ऐड करने पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये हमें बताना है। तो इनका आंसर करने से पहले हमें क्या कैटेगराइज करना होगा इसमें कि कौन कौन से एसिड्स हैं और कौन कौन से बेस हैं। ठीक है, देखो इनमें एसिड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम, इसका पूरा एक टेबल बना के हम इसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड है तो वो सारे के सारे एसिड ही होंगे। तो सबसे पहला है हमारा HCl, उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये बात याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं सबके सब बेस हैं, ये 4 एसिड्स थे। अब इसके बाद आता है हमारा NaOH, फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे के सारे बेस हैं। ये 1 2 3 4, ये है एसिड और ये है बेस। अब इनका टेस्ट बताना है कब, ब्लू लिटमस में, ठीक है, रेड में, फिर है फिनोल्फथलीन में और फिर है मिथाइल ऑरेंज में।
क्या होगा? तो देखो, जितने भी एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर में क्या होते हैं, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इन सारे एसिड्स को ब्लू लिटमस में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम उसमें अगर हम इसको रेड में डिप करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये हमारा रेड में आ जाएगा, नो कलर चेंज। ठीक है, वही जो एसिड्स होते हैं, अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन में एसिड्स की बात करें, एसिड में अगर हम फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है। फिनोफ्थलीन में आ जाएगा हमारा कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज में रेड। ठीक है, वही अगर हम इन सब बेसिस की बात करें तो बेसिस ब्लू में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, तो नो कलर चेंज। ठीक है, वही अगर हम रेड की बात करें तो सारे बेसिस रेड लिटमस में रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें तो बेसिक में जो फिनोफ्थलीन होता है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पिंक और मिथाइल ऑरेंज में हाँ ये हो जाता है ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर ये शो करता है। ठीक है, क्लियर है ये एक्टिविटी? तो जो भी मैंने भी करवाया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक बार एसिड के लिए लिख लेना और एक बार ये बेस के लिए लिख लेना। ओके, these indicators tells us whether a substance is acidic or basic by changing in color. There are some substances whose odor changes in acid or basic medium. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. अभी हमने क्या किया था, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर की हेल्प से आइडेंटिफाई किया था कि कौन एसिड है कौन बेस है। अब आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं, ऑर्डर से, उनके फ्रेग्रेंस से पता करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो उसी पे बेस्ड है एक्टिविटी 2.2। Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean clothes. एक बैग लेना है, ठीक है, प्लास्टिक की पॉलिथीन लेनी है, उसमें हम चॉप करके अनियन डाल देंगे और साथ ही साथ कुछ क्लोथ्स के स्ट्रिप भी उसी के अंदर डालेंगे हम। Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acids and bases. अब क्या करेंगे, ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद अगले दिन जब हम उसको निकालेंगे तो उसके अंदर जो हमने स्ट्रिप्स रखी थी क्लोथ्स की, हम उसको निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। टेक 2 of these cloth strips and check their odor. जैसे ही निकालेंगे सबसे पहले उसकी फ्रेग्रेंस को हम चेक करेंगे। Keep them on clean surface and put a few drop of dilute HCl solution on one strip and few drop of dilute NaOH solution on other strip. अब उसी स्ट्रिप पे, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, एक पे हम एसिड डालेंगे, एसिड में हमने डाला है यहाँ पे HCl, और एक में हम बेस डालेंगे, बेस में हमने यहाँ पे डाला है NaOH। फिर इसके बाद है rinse both cloth strips with the water and again check their odor, note your observations. फिर क्या करना है, उसके बाद उसको रिंस कर देना है और फिर हम उसका दोबारा से देखेंगे फ्रेग्रेंस कुछ आ रहा है या नहीं है। Now take some dilute vanilla essence. अभी हमने अनियन के लिए किया था, अब हम सेम काम कर रहे हैं वेनिला एसेंस के लिए। And clove oil and check their odor. अब सेम काम हम किसके लिए कर रहे हैं, वेनिला एसेंस, क्लोव्स के लिए जो हमने अनियन के लिए किया था। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and
Record changes in odor if any. Similarly, test the change in the odor of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observations. तीनों के लिए सेम काम करना है। एक बार हम एसिड पुट करेंगे उसमें, एक बार हम बेस पुट करेंगे और देखेंगे कि उनके फ्रेग्रेंस में, उनकी स्मेल में क्या चेंजेस आया है। देखो, which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and base. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने एसिड डालने पे क्या चेंजेस आए हैं और बेसिस डालने पे क्या चेंजेस आए हैं। जैसे लिटमस पेपर में हमें चेंजेस दिखते थे, ठीक है, उसमें हमें क्या होता था, हम देख के बता देते थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं, स्मेल करके बताते हैं, उनके ऑर्डर से बताते हैं कि कौन सा एसिड्स है कौन सा बेस है। ठीक है, इसके बाद है हमारा, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर एसिड्स में हम डिप करेंगे उस क्लोथ्स को तो हमें स्मेल आएगी, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इस क्लोथ को बेस में डिप करूं तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जब सारे इंडेक्स क्वेश्चन करवाऊंगी तब हम उसको देखेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर उस पर लेबल नहीं किया हुआ है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड्स और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2.3, दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस। Set a apparatus as shown in figure 2.1. Take about 5 ml dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules in it. Dilute sulfuric acid लेना है हमें 5 ml और उसमें क्या करना है, zinc granules डाल देना है। What do you observe on the surface of zinc granules? Past the gas being evolved through the soap solutions, why are bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas-filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3COOH. Are the observations in all the cases the same or different? देखो, जब भी हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एक तो, प्लस दूसरा हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें से जो हमें बबल्स बनता हुआ नजर आ रहा है वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन गैस की वजह से है। बबल्स बनने के साथ ही साथ हमें एक सॉल्ट मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, एसिड्स लिया है। एसिड क्या है हमारा, इसमें है एसिड हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और मेटल क्या है इसमें हमारा, जिंक मेटल है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस जिंक विल गिव ZnSO4 प्लस H2 गैस। और ये ZnSO4 क्या है, ये है सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है। सबसे पहले ये पूरा हमने अपैरेटस सेट किया है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है, H2SO4 है और इस H2SO4 में क्या हमने डाला है, जिंक ग्रैनुअल्स। अब जैसे ही जिंक H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन की जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो पहले हमारे पास H2SO4 था बट वो H2SO4 बदल के बन जाएगा ZnSO4 और वो एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ जो H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है, ये सारा H2 गैस के बबल्स है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसमें एक साउंड आता है, उस साउंड को हम बोलते हैं पॉप साउंड,
ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से याद रखना। ओके, reactions of zinc granules with the dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning। क्लियर है? ऊपर मैंने रिएक्शंस आपको लिखवा दिया है, ये रिएक्शंस है। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atom from the acids as hydrogen gas form a compound called salt। Thus, the reactions of metal with acids can be summarized as जनरल reactions ये है आपकी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव बीन ऑब्जर्व? वो हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, वही रिएक्शन लिखने के लिए कह रहे हैं। अब है एक्टिविटी 2.4। Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube at 2 ml of sodium hydroxide। अभी हमने ऊपर वाली जो एक्टिविटी की थी वो किसके लिए था? एसिड और मेटल के साथ था। अब ये जो एक्टिविटी है वो बेस के साथ है, ठीक है, मेटल एंड बेस के साथ है। Repeat the rest of these steps as in activity 2.3 and record your observations। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हमने इस बार लिया है बेस प्लस मेटल, हमें सेम मिलेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। The reaction that takes place can be written as follow। बेस है प्लस मेटल है, ये सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गया। You find again that hydrogen is formed in the reaction, however, such reactions are not possible with all the metals। अभी हमने देखा कि इस सिंगल मेटल्स के साथ, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करने, फिर सोडियम हो गया, इनके साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, वो सॉल्ट्स बनाने में भी यूज हो सकते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड आप सबको पता है क्या होता है, बट मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल बाइकार्बोनेट क्या है? ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट बोल लो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, बात बराबर है। देखो, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और इस पे जाता है 2 नेगेटिव चार्ज। वही बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 नेगेटिव। अब इसके आगे कोई मेटल लगा दो तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट के आगे मेटल लगाएंगे तो मेटल बाइकार्बोनेट बन जाएगा। एक्टिविटी 2.5। Take 2 test tubes label as A and B। 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, एक में A एक में B, उसको लेबलिंग कर दिया। Take about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2CO3। अच्छा लिखा हुआ है Na2CO3 in a test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in a test tube B। Add 2 ml of dilute HCl to both the test tubes। What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water यानी कि calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and record your observation। सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में हम क्या लेंगे? मेटल कार्बोनेट लेंगे और एक में हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या किया गया? दोनों में हमने 2 ml ऑफ एसिड यानी कि HCl डाल दिया। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे, अगर हम एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दोनों के केस में है, या तो आप मेटल कार्बोनेट ले लो या तो आप मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट ले लो, दोनों के केस में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये एक्टिविटी पूरा अपैरेटस सेट किया हुआ है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, ठीक है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। The reactions occurring in the above activities are written as test tube A and test tube B के लिए देखो, metal carbonate plus acid will give salt, water and carbon dioxide, ठीक है। Same with B test tube, metal hydrogen carbonate, acids will give salt, water and carbon dioxide। तो आपको क्या याद रखना है, जनरल कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम कार्बोनेट किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने लास्ट में क्या कहा था, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अनडिजॉल्व सब्सटेंस और अनडिजॉल्व सोल्यूट, जो सॉल्वेंट में रह जाता है, उसमें जो डिजॉल्व नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं पीपीटी। और फिर हमें मिलेगा वाटर। पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अभी हमने नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए था उतना वो हमने दिया, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड दे दे तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर। अब जो हमें सब्सटेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए वाटर में। बट अगर हमने ऊपर वाले में देखा था कि जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल अमाउंट में दिया है वो अनडिजॉल्व रह गया था सोल्यूशन में, ठीक है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid to give corresponding salts, carbon dioxide and water. Thus the reactions can be summarized as, ये पूरा रिएक्शंस को समराइज किया गया है कि जब ये रिएक्शंस होगा तो हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.1.4, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एक्टिविटी 2.6, take 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drop of phenolphthalein solution. What is the color of a solution? Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after the additions of an acid? सबसे पहले हमने NaOH लिया है, ठीक है। NaOH लेने के बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन कैसा होता है, अगर फिनोफ्थलीन को हमने बेस में डाला है तो बेस में पिंक कलर का हो जाता है और एसिड में वो कलरलेस हो जाता है। तो बेस में डालते वो पिंक हो गया, जैसे ही हमने उसमें एसिड ऐड किया वो वापस से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर से बेस डालेंगे, जैसे ही बेस की जो अमाउंट होगा, बेस की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगा तो हमें पिंक कलर दिखने लग जाएगा। अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन हमें कलरलेस दिखेगा, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम एसिड या फिर बेस उसमें डालेंगे। Now add a few drop of NaOH to the above mixture. Does the pink color of the phenolphthalein reappears? Why do you think this has happened? ये मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है फिनोफ्थलीन एसिड में कैसा कलर शो करता है और बेसिक में कैसा कलर शो करता है। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and the vice versa. The reactions taking place as written.
NaOH plus HCl will give NaCl and H2O. ये एक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. The reactions between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as, कैसे लिखेंगे? अब जनरल रिएक्शन लिख दिया है, base plus acid will give salt plus water. क्लियर है इतना? Now, reactions of metallic oxide with acid. अब मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ. मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड. और जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. ठीक है, सारे नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो अब देखो मेटालिक ऑक्साइड बेस है और एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, फिर से हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर. अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक्टिविटी 2.7. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? Copper oxide लेने के लिए कह रहे हैं. ठीक है, हमने ले लिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस एड डाइल्यूट HCl. ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा? यहां से ये बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर. बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, you will notice that the color of a solution become blue green and the copper oxide dissolve. The blue green color of the solution due to the formation of copper second chloride in the reaction. The general reactions between a metal oxide and acids can be written as. यहाँ पे कह रही है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर चेंज हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया. उसके पीछे का क्या रीजन है? कि पहले ये कॉपर ऑक्साइड था. ठीक है, जैसे ही इसने डिस्प्लेसमेंट किया तो ये बन गया हमारा कॉपर क्लोराइड. और कॉपर क्लोराइड का कैसा कलर होता है? ब्लू ग्रीन कलर. ठीक है, ब्लू ग्रीन हो जाएगा. नॉर्मल जनरल रिएक्शंस क्या है? मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. इसके बाद नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शंस, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है. Since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with an acid, metallic oxide and said to be basic oxide. क्या कह रही है? जैसे हमने एसिड का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराया था, वैसे ही हम बेस का रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं? बेसिक ऑक्साइड के साथ करा सकते हैं. ठीक है, अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा. ओके, हम क्या करेंगे? बेसिक ऑक्साइड प्लस बेस, ये रिएक्शन करने के लिए कह रहे हैं. जब इनको हम रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? अगेन सॉल्ट प्लस वाटर. क्यों? क्योंकि जो बेसिक ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक होता है नेचर में. क्लियर है? फिर क्या कह रहे हैं? रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस. सेम यही रिएक्शन की बात करी थी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. You saw the reactions between the carbon dioxide and the calcium hydroxide, lime water in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with the carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar, the reactions between the base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है, basic oxides बोल लो या फिर non-metallic बोल लो. नॉन मेटालिक होता है हमारा एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड होता है हमारा बेसिक इन नेचर. तो ये पूरा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. ठीक है,
अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टेक्स्ट क्वेश्चन 3 और ऊपर एक हमारा क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम। क्लियर है आज की क्लास का? अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।